Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will discuss Supreme Judicial Council of Pakistan. There are only 3 articles, Article 209 to Article 211. So let's start with Article 209. बड़ा important topic है. Sub Article 1, there shall be a Supreme Judicial Council of Pakistan. In this chapter referred to as the council. कह रहे हैं सब आर्टिकल 1 में कि एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान होगी और इस चैप्टर में उसको हम जहाँ पे भी वर्ड काउंसिल आएगा इसका मतलब यही होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे वो सब आर्टिकल 2 में बताया। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो इसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जैसे आजकल उमर अताब बंदयाल साहब हैं। उसके बाद द 2 नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद जो दूसरे मेंबर होंगे वो होंगे 2 मोस्ट सीनियर जजेस आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो इसके मेंबर होते हैं। सो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद द 2 मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद इसके मेंबर होते हैं जो हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनके 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिसेस। सो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द 2 मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट, वो मेंबर होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब ये सब आर्टिकल 2 के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी डाली गई है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द इंटर-सी सीनियरिटी ऑफ द चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड विद रेफरेंस टू देयर डेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिसेस अदरवाइज देन एज एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखें, ये जो चीफ जस्टिसेस होते हैं मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि उनकी इंटर सी जो सीनियरिटी देखी जाती है वो इस तरह देखी जाती है कि कौन पहले चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का अपॉइंट हुआ है, जिस डेट पे जो पहले अपॉइंट होगा वो सीनियर कंसिडर किया जाएगा। एंड इन केस ऑफ डेट्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट्स आर सेम। लेकिन अगर ये सिचुएशन आ जाए कि 2 चीफ जस्टिसेस सेम डेट पे अपॉइंट हुए हों एज चीफ जस्टिस with reference to their dates of appointment as judges of any of high courts, तो इस सिचुएशन में फिर आ जाता है कि ये देखा जाएगा कि कौन सी डेट पे पहले वो एज जज हाई कोर्ट का अपॉइंट हुआ था। जो पहले हुआ होगा उसको कंसिडर किया जाएगा मेंबर इसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। एक्सप्लेनेशन बड़ी क्लियर है। सीनियरिटी देखी जाएगी, कौन पहले चीफ जस्टिस अपॉइंट हुआ था उस हाई कोर्ट का, उस डेट से जो पहले हुआ होगा वो सीनियर होगा, वो मेंबर होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। लेकिन अगर डेट सेम हो जाए तो इस सिचुएशन में फिर कौन पहले उस हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हुआ था उस डेट से देखा जाएगा कौन सीनियर बनता है, और जो सीनियर होगा वो मेंबर होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। लेकिन इसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस वो नहीं कंसिडर किए जाएंगे। सब आर्टिकल 3, if at any time the council is inquiring into the capacity or conduct of a judge who is a member of the council or a member of the council is absent or is unable to act due to illness or any other cause, then यहाँ पे सब आर्टिकल 3 में ये बताया गया कि देखें, अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी कर रही है किसी जज के मिसकंडक्ट से रिलेटेड या उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता एज ए जज, उसको कोई मेंटल इशू है या फिज़िकल इशू है, इस किस्म की इंक्वायरी कर रहे हैं किसी जज के अगेंस्ट। लेकिन वो जज अगर तो पहली बात आ गई कि मेंबर हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ही, ये हो गया, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो मेंबर है अगर कोई उनमें से एब्सेंट हुआ हो या फिर वो बीमार है जिस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सकता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ नहीं सकता, तो इस सिचुएशन में उनको रिप्लेस कौन करेगा। नंबर 1, इफ़ सच मेंबर इज़ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज है तो इस सिचुएशन में जिसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी हो रही है या जो एब्सेंट है और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स को आके उसमें नहीं बैठ सकता किसी भी वजह से, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु इज़ नेक्स्ट इन सीनियरिटी बिलो द जज रेफर टू इन पैराग्राफ बी ऑफ क्लॉज 2। तो उस सिचुएशन में अब क्लॉज बी में ये कहा गया था
कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो मेंबर होंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। यहाँ पे कह दिया गया है कि फिर इस सिचुएशन में उनके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो रिप्लेस करेगा और वो आके इस प्रोसीडिंग्स में बैठेगा। बी, इफ़ सच मेंबर इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस of another high court who is next in seniority amongst the chief justices of the remaining high courts। लेकिन अगर ये प्रोसीडिंग्स किसी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट हो रही हैं, किसी हाई कोर्ट के, या फिर वो चीफ जस्टिस जो है वो एब्सेंट है, वो आ नहीं सकता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स में एज ए मेंबर काम नहीं कर सकता, छुट्टियों पे भी चले जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं जज, तो इस सिचुएशन में जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा रिमेनिंग हाई कोर्ट्स का वो मेंबर बन जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो आके इसमें बैठेगा। शेल एक्ट एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल इन हिज प्लेस, सो ये रिप्लेस करेंगे। अगर तो सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट ही कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है नंबर 1, या फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज था सीनियर वो मेंबर था वो आ नहीं सकता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बीमार वगैरह या छुट्टियों में, इस सिचुएशन में रिप्लेस कौन करेगा? नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो ही आके उसको रिप्लेस करेगा। दूसरी बात, अगर तो चीफ जस्टिस है किसी भी हाई कोर्ट का जो कि मेंबर है किसका, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, और उसी के अगेंस्ट अगर तो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या फिर वो बीमार है या किसी वजह से वो आके इस प्रोसीडिंग्स में नहीं आ सकता, तो इस सिचुएशन में फिर रिप्लेस कौन करेगा उस चीफ जस्टिस को? जो रिमेनिंग हाई कोर्ट्स होंगी उनमें से जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा वो आके उनको रिप्लेस करेगा, मेंबर बनेगा एज उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। सब आर्टिकल 4, इफ़ अपॉन एनी मैटर इंक्वायर्ड इनटू बाय द काउंसिल देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंगस्ट इट्स मेंबर, द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी शैल प्रिवेल। देखें यहाँ पे अब 5 मेंबर हैं होंगे इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है उनका, तो इस सिचुएशन में मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो प्रिवेल करेगा। एंड द रिपोर्ट of the council to the president shall be expressed in the terms of the view of majority। so majority के लिहाज से ही फैसले होते हैं, 5 मेंबर्स हैं, ज़्यादा को फैसला माना जाएगा मेजॉरिटी वाला। 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से, एनी सोर्स वर्ड यूज़ किया गया है, इफ़ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स द काउंसिल or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a High Court, कि किसी भी सोर्स से अगर इन्फॉर्मेशन दी गई है और काउंसिल, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है या प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन दी गई है और उस काउंसिल की या उस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ओपिनियन है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज may be incapable of properly informing the duties of his office by reasons of physical or mental capacity, जिस वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, देखें पहली बात तो किसी भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसको दी गई है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को या फिर प्रेसिडेंट को दी गई है, और उनकी ओपिनियन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या हाई कोर्ट का कोई जज वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता, उनमें कोई फिज़िकल या मेंटल इनकैपेसिटी है या वो बीमार हो गए हैं, वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में बी मे हैव बिन गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, या उस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ने कोई मिसकंडक्ट किया। इन दोनों सिचुएशन में the president shall direct the council to, or the council may on its own motion inquire into the matter। तो यहाँ पे कह दिया कि प्रेसिडेंट ख़ुद तो इंक्वायरी कर नहीं सकता, लेकिन वो उसको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का या तो वो फिज़िकली मेंटली इनकेपेबल है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता या उसने कोई मिसकंडक्ट किया। दूसरी बात, काउंसिल को किसी भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या तो उसने कोई मिसकंडक्ट किया है या फिर वो इनकेपेबल है टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। इन दोनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट अब खुद नहीं उस पर इंक्वायरी कर सकता, प्रेसिडेंट मैटर भेज देगा किसको? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑन इट्स ओन मोशन खुद ही सुओ मोटो ही वो इस मैटर पे इंक्वायरी कर सकते हैं कि ये जज ने कोई मिसकंडक्ट किया है या नहीं किया, या फिर ये जज क्या मेंटली या फिज़िकली फ़िट है या नहीं है। सो ये इंक्वायरी फिर एट द एंड ऑफ द डे करनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है।
number sub article 6, if after inquiring into the matter the council reports to the president that it is of the opinion. अब यहाँ पे इसके बाद फिर हमने सब आर्टिकल 5 में पढ़ लिया कि वो इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के बाद काउंसिल ने मैटर फिर प्रेसिडेंट को भेजना है, अपनी ओपिनियन देनी है। क्या वो ओपिनियन दे सकते हैं? दैट द जज इज़ इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस और हैज़ बिन गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर तो इंक्वायरी के बाद वो जो ओपिनियन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की है कि जज ने कोई मिसकंडक्ट किया है और वो इनकेपेबल है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये रिपोर्ट बना के किसको भेज देते हैं? प्रेसिडेंट को भेजेंगे। बी दैट ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, द प्रेसिडेंट मे रिमूव द जज फ्रॉम ऑफिस। तो फिर ये जब रिपोर्ट आएगी तो रिमूव ऑफिस से किसने करना है इन जजेस को? वो पावर प्रेसिडेंट के पास ही है। ये सब आर्टिकल 6। इंक्वायरी किसने करनी है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। उसके अलावा कोई और फार्म नहीं है जिस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के रिलेटेड कोई मैटर इंक्वायरी हो सकती है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। वो कैसे कर सकती है? वो या तो उनको प्रेसिडेंट को अगर किसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर काउंसिल को किसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली हो, उसके बाद इंक्वायरी में ये साबित हो जाए, ये प्रूव हो जाए कि यस इसने कोई जज ने मिसकंडक्ट किया है या ये इनकेपेबल है। इन दोनों सिचुएशंस में फिर वो रिपोर्ट अपनी भेजेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने ही उसको रिमूव करना है। फिर सब आर्टिकल 7, अ जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस आर्टिकल। सब आर्टिकल 7 में क्लियर कट बता दिया, जो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि कोई और तरीका नहीं है किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उसके ऑफिस से रिमूव करने का। यही प्रोसीजर है, ये जो आर्टिकल 5-6 में बता दिया गया। सब आर्टिकल 8, द काउंसिल शैल इशू अ कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स। अब यहाँ पे सब आर्टिकल 8 में कह दिया गया है कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी जजेस का, जिसको उन्होंने फॉलो करना है कि ये काम आप कर सकते हो, ये काम आप नहीं कर सकते हो। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट पे भी। सो ये सब आर्टिकल 8 में कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाएगी, जो कि बनाया जा चुका है, उसको फॉलो करना है हर जज ने। नेक्स्ट आर्टिकल 210, पावर्स ऑफ काउंसिल टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सनस एट्सेट्रा। अब यहाँ पे आर्टिकल 210 में बताया गया कि क्या क्या पावर्स होंगी इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सब आर्टिकल 1, फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर, किसी भी मैटर पे अगर सुप्रीम जुडिशल इंक्वायरी कर रही है तो उसके पास होगा, पावर होगी। द काउंसिल शैल हैव द सेम पावर एज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स फॉर सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। तो जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है वो ही पावर्स होंगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जब वो इंक्वायरी कर रही होंगी, कि वो किसी भी पर्सन को कॉल अप कर सकते हैं कि आओ और आके जवाब दो। और द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, वो किसी भी पर्सन को कह सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ, प्रोड्यूस करो हमारे सामने। जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं वो ये सारी पावर्स इनके पास इस इंक्वायरी के दौरान होंगी। एंड एनी सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स शैल बी इन्फोर्सेबल, ये जो डायरेक्शंस किसी बंदे को कहना कि आप आओ अटेंड करो या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, ये इन्फोर्सेबल डायरेक्शंस होंगी एज इफ़ इट हैड बिन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही इन्फोर्सेबल होंगी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस वगैरह दी हैं। सब आर्टिकल 2 है आर्टिकल 210 का, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 204 शैल अप्लाई टू द काउंसिल एज दे अप्लाई टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये आर्टिकल 204 क्या है? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स की को पावर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 204, वो पावर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भी होंगी। नेक्स्ट द लास्ट आर्टिकल 211, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन, द प्रोसीडिंग्स बिफोर द काउंसिल, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं काउंसिल में, इट्स रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट, और जो भी रिपोर्ट्स इस काउंसिल की तरफ से भेजी जा रही हैं प्रेसिडेंट को, एंड द रिमूवल ऑफ ए जज अंडर क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 209। और हमने आर्टिकल 209 में सब आर्टिकल 6 पढ़ा था जिसमें किसी जज को रिमूव करने की भी पावर है। सो ये सारी बातें, द प्रोसीडिंग्स बिफोर द काउंसिल, जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो रिपोर्ट्स इस काउंसिल की तरफ से भेजी जा रही हैं प्रेसिडेंट को, और जो जजेस की रिमूवल की जा रही है अंडर क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 209 शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। सो वो ये
किसी भी कोर्ट में इन तीनों बातों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो भी रिमूवल की जा रही है, जो भी रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, उनको पाकिस्तान की किसी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये बार दी गई है अंडर आर्टिकल 211। लेकिन अब यहाँ पे जाते जाते मैंने इस टॉपिक पे थोड़ी सी भी बात करनी है। देखें, आर्टिकल 209 में सब आर्टिकल 5 था, उसमें वर्ड यूज़ किया गया था इफ़ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से अगर इंफॉर्मेशन दी गई है प्रेसिडेंट को या काउंसिल को। अब मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लीगल बात है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। काजी फैज़ ईसा साहब के मैटर में इंफॉर्मेशन दी गई थी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब ने फिर वो मैटर रेफ़र कर दिया था काउंसिल को, जो कि अगर हम आर्टिकल 209 को पढ़ें तो इसमें तो प्रोसीजर यही बताया गया और वर्ड यूज़ किया गया है एनी सोर्स। वो कोई भी सोर्स होता है, कोई ABCD, कोई बंदा किसी भी सोर्स से हो सकता है। और आर्टिकल 211 में कहा गया है कि ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, इनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैंने आर्टिकल 211 आपके सामने पढ़ा है। अब यहाँ पे ये बार भी थी, बट ये जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब वाला केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी ली और इस मैटर में हालांकि वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, उसमें नोटिस भी चले गए थे जस्टिस काजी फैज़ ईसा को। फिर बाद में रिव्यू में जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीडिंग्स को ख़त्म कर दिया, क्वैश कर दिया। मेरा क्वेश्चन तो यहाँ पे रेज़ यही मैं करता हूँ कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, जो हमारे सामने लिखा हुआ है आर्टिकल 211 में बड़े क्लियर वर्ड्स में कि किसी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। और जो एक और ऑब्जेक्शन थी कि पहले जी इंक्वायरी की गई है और फिर प्रेसिडेंट साहब को मवाद दिया गया, तो यहाँ पे तो आर्टिकल 209 में तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसी भी सोर्स से हो सकता है। कोई इंक्वायरी अगर की गई है तो इसमें क्या बहरहाल नहीं हो, वो मैं उस फैसले से कल भी एग्री नहीं करता था, मैं उस फैसले से आज भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ पे प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था, प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया गया था, हालांकि यहाँ पे 211 की बार थी, सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को टेकअप नहीं कर सकती थी, लेकिन किया गया। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।